हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछली वीडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी पहली यूनिट आज कंप्लीट हो चुकी है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपके हर यूनिट में से 6 क्वेश्चन आएंगे। आपके टोटल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है और हर यूनिट में से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अपन पहली यूनिट पढ़ चुके हैं। आज इसके बाद अपन पढ़ेंगे अधिगम वाली यूनिट। इसमें क्या क्या है? दूसरी यूनिट में अधिगम का अर्थ और संकल्पना तथा इसकी प्रक्रियाएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। फिर आएगा अधिगम के सिद्धांत। फिर आएगा बालक किस प्रकार चिंतन और अधिगम करते हैं। और फिर आएगा अभिप्रेरणा और अधिगम के अभिप्रेत। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके अधिगम की परिभाषाओं में से आते हैं, 2 क्वेश्चन अधिगम के सिद्धांतों में से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है चिंतन और अधिगम में से और एक क्वेश्चन आता है अभिप्रेरणा और अधिगम के अभिप्रेत के बारे में। तो अपन आज इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको परिभाषा याद कराऊंगा मैं अधिगम की। इसकी 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे पिछली बार भी आया था क्रो एंड क्रो वाला, और अधिगम के सिद्धांतों में से भी क्वेश्चन आए थे। तो आज अपन इसको स्टार्ट करेंगे अधिगम के अर्थ और संकल्पना से। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप देखिए कि अधिगम क्या होता है। हम जो प्रतिदिन जीवन में नए अनुभव अर्जित करते हैं तथा उन अनुभवों की सहायता से अपन ने व्यवहार में जो परिवर्तन कर लेते हैं और उन प्राप्त अनुभवों का उपयोग जो हम करते हैं, वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। हम अपने जीवन में आए दिन प्रतिदिन नए नए अनुभव करते रहते हैं, नई नई चीज़ें करते रहते हैं और उन नए अनुभवों की सहायता से अपने व्यवहार में क्या करते हैं? परिवर्तन। और जो अनुभव हमको प्राप्त होते हैं, उन अनुभवों को अपन जीवन में उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। हम जीवन में विभिन्न प्रकार की नई नई चीज़ें सीखते हैं और उन नई चीज़ों को अपन उपयोग में लेते हैं, वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। व्यक्ति के व्यवहार में जो स्थायी वांछित परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो व्यवहार में स्थायी वांछित परिवर्तन होना ही क्या है? एक प्रकार का अधिगम है। इसे आप दूसरे रूप में देखिए कि एल्कोहल सेवन करने वाला व्यक्ति व्यवहार में जो परिवर्तन दर्शाता है, वह अधिगम ना होकर क्या कहलाता है? उसकी तंत्रिका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो ड्रिंक करता है, तो ड्रिंक करने के बाद जो उसे नशा होता है और उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, जैसे वह लड़खड़ाकर चलता है, तो लड़खड़ाकर चलना उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी तंत्रिका अवस्था को परिवर्तित कर रहा है नशा, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो याद रखिएगा, एल्कोहल सेवन करने वाला व्यक्ति नशा करने के बाद, ड्रिंक करने के बाद जो उसको नशा होता है और लड़खड़ाकर चलता है, तो वो व्यक्ति व्यवहार में जो परिवर्तन दर्शाता है वो अधिगम नहीं है। याद रखिएगा, वो एक प्रकार का क्या है? उसकी तंत्रिका अवस्था में परिवर्तन है। फिर आप दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे चिड़िया का बच्चा है जो कि निश्चित समय बाद उड़ना सीखता है, और ये अधिगम नहीं होकर क्या है? उसकी परिपक्वता है। जब परिपक्व हो जाएगा वो, तो ही उड़ना सीखेगा। ये एक प्रकार का अधिगम नहीं है, और क्या है? उसकी परिपक्वता है। तो याद रखिएगा, चिड़िया का बच्चा निश्चित समय बाद उड़ना सीखता है, ये अधिगम ना होकर क्या है? उसकी परिपक्वता है। और ये परिपक्वता जो शब्द है, ये किसने दिया था? गेसेल ने दिया था। याद रखिएगा, परिपक्वता शब्द किसने दिया था? गेसेल ने दिया था परिपक्वता शब्द। अधिगम द्वारा क्या होता है? हम नई नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारा क्या होगा? ज्ञान में, नए ज्ञान में वृद्धि होगी तथा पुराने ज्ञान में परिवर्तन होगा। तो अधिगम द्वारा नए ज्ञान में वृद्धि होती है तथा पुराने ज्ञान में परिवर्तन होता है। फिर इसके बाद आता है अधिगम कैसी प्रक्रिया है? तो अधिगम हम अपने जीवन में निरंतर नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो अधिगम क्या है? निरंतर और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलती है अधिगम की प्रक्रिया और आजीवन चलती रहती है। अधिगम जो है औपचारिक और निरौपचारिक दोनों रूपों में होता है। याद रखिएगा, औपचारिक रूप में भी होता है अधिगम और निरौपचारिक रूप में भी होता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं अधिगम जो है, अधिगम की परिभाषाएं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। यह आपको साथ में याद करनी पड़ेगी, 10 मिनट लगेंगे आपको याद करने के, तो ध्यान से देखिएगा। वुडवर्थ क्या कहता है? वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। तो नया ज्ञान और नई नई प्रतिक्रियाएं कौन प्राप्त करता है? वुडवर्थ प्राप्त करता है। तो नए ज्ञान और नए प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। तो वुडवर्थ की परिभाषा आप किसे याद रखोगे? वुडवर्थ के अनुसार अधिगम क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। याद रखना, वुडवर्थ ने क्या कहा है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। और इसको आप अगर शॉर्ट में याद करना चाहो तो कैसे याद करोगे? वुडवर्थ के अनुसार अधिगम क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया। फिर इसके बाद दूसरी परिभाषा आती है स्किनर के अनुसार। स्किनर क्या कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। इसको आप कैसे याद रखोगे? सामंजस्य अधिगम गांव में कौन उतरता है? स्किनर उतरता है। याद रखिएगा, सामंजस्य अधिगम गांव में कौन उतर रहा है? स्किनर उतर रहा है। और नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया
अधिगम है ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। और उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है, अर्थात स्किनर ने क्या कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। इसको आप कैसे याद रखोगे? सामंजस्य अधिगम गांव में कौन उतर रहा है? स्किनर उतर रहा है। तो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है किसकी परिभाषा है? स्किनर की। फिर इसके बाद आते हैं क्रो एंड क्रो। इन्होंने क्या कहा है अधिगम के बारे में कि ज्ञान, अभिवृत्ति और आदतों का अर्जन क्या है? अधिगम है। ज्ञान और अभिवृत्ति और आदतों का अर्जन क्या है? अधिगम है। तो इसको आप किसे याद रखोगे? ज्ञान का अर्जन अधिगम है, किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, ज्ञान और अभिवृत्ति की शादी करो। ज्ञान और अभिवृत्ति की शादी करो, कहाँ करो? अधिगम होटल में। तो याद रखना, आप कैसे भी आप याद रख सकते हो, ज्ञान और अभिवृत्ति की शादी करो। करो मतलब क्रो एंड क्रो। तो ज्ञान और अभिवृत्ति और आदतों का अर्जन क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना अधिगम है, किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। और सामंजस्य अधिगम गांव में कौन उतर रहा है? उत्तरोत्तर यानी उतर रहा है। कौन उतर रहा है? स्किनर उतर रहा है। और ज्ञान और अभिवृत्ति की शादी करो, किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। और कहाँ पर करनी है? अधिगम होटल में। तो ज्ञान और अभिवृत्ति की शादी करो, ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। फिर आता है गिलफर्ड। गिलफर्ड ने क्या कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अगर अपन गिलफर्ड से अच्छा व्यवहार करेंगे तो गिलफर्ड भी हमसे अच्छा व्यवहार करेगा, और अगर अपन गिलफर्ड से नाराज हो जाएंगे तो गिलफर्ड भी हमसे नाराज हो जाएगा। तो याद रखना, गिलफर्ड से अगर अपन अच्छा व्यवहार करेंगे तो गिलफर्ड भी हमसे अच्छा व्यवहार करेगा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन कौन कर रहा है? गिलफर्ड कर रहा है। और ये क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो याद रखिएगा, गिलफोर्ड ने अधिगम की क्या परिभाषा दी है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। याद रखना, इसका शॉर्ट में याद रखो जैसे भी आप, कि व्यवहार के कारण व्यवहार कौन कर रहा है? गिलफर्ड कर रहा है। गिलफर्ड से अपन अच्छा व्यवहार करेंगे तो गिलफर्ड भी हमसे अच्छा व्यवहार करेगा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, किसने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है। और नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया कौन कर रहा था? वुडवर्थ कर रहा था। सामंजस्य अधिगम गांव में कौन उतर रहा था? स्किनर उतर रहा था। ज्ञान और अभिवृत्ति की शादी करो रे, किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। और व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन कौन कर रहा है? गिलफोर्ड कर रहा है। फिर अगली परिभाषा आती है गेट्स की। गेट्स ने क्या कहा है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। इसकी सेम परिभाषा एक और आएगी, आप इसको उसको भी याद रखना। इसको कैसे याद रखनी है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। हम अनुभव और प्रशिक्षण लेने के लिए कहाँ जाते हैं? कोचिंग जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कोचिंग सेंटर। कोचिंग में जाने से पहले अपन कहाँ प्रवेश करते हैं? उसके गेट या द्वार पर। तो गेट या द्वार पर अपन प्रवेश करने पर क्या होता है? हमें अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि हम गेट के द्वारा ही कोचिंग में प्रवेश करते हैं। तो याद रखना, अनुभव और प्रशिक्षण के लिए अपन कहाँ जाते हैं? कोचिंग में। कोचिंग में जाने से पहले अपन कहाँ प्रवेश करते हैं? गेट से। तो गेट में जब अपन प्रवेश करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अनुभव और प्रशिक्षण। तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। याद रखना, किसने कहा है? गेट्स ने, क्योंकि हम गेट में प्रवेश करके ही अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। याद हो गया क्या? याद हो रहा है आपको तो कमेंट जरूर कीजिएगा। गेट में प्रवेश करके ही हम अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, किसने कहा है? गेट्स ने। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया कौन प्राप्त कर रहा था? वुडवर्थ प्राप्त कर रहा था। और सामंजस्य अधिगम गांव में कौन उतर रहा था? स्किनर उतर रहा था। ज्ञान और अभिवृत्ति की शादी करो रे, किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन कौन कर रहा था? गिलफोर्ड कर रहा था। और गेट्स क्या कर रहा है? गेट में प्रवेश करके अपन क्या प्राप्त कर रहे हैं? अनुभव और प्रशिक्षण। गेट में प्रवेश करके हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? अनुभव और प्रशिक्षण। फिर इसके बाद अगली परिभाषा आती है थार्नडाइक की। थार्नडाइक क्या कहते हैं? सीखना जो है संबंध स्थापित करना है। सीखना संबंध स्थापित करना है। और संबंध स्थापना का कार्य कौन करता है? मस्तिष्क करता है। ये किसने कहा है? थार्नडाइक ने। सीखने के लिए क्या आवश्यक होता है? संबंध स्थापित करना। और संबंध स्थापना का कार्य कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। ये किसने कहा है? थार्नडाइक ने। आपको इसको सीधे से याद रखना, सीखना संबंध स्थापना किसने कहा है? थार्नडाइक ने। सीखना संबंध स्थापना किसने कहा है? थार्नडाइक ने। इसके बाद अगली परिभाषा आती है आपकी स्किनर की। एक और परिभाषा है, सीखना सूचना और तथ्यों का केवल यांत्रिक प्रस्तुतिकरण ही नहीं है, यह कुछ और भी है। ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है कि सीखना सूचना और तथ्यों का केवल यांत्रिक प्रस्तुतिकरण ही नहीं है, बल्कि यह इससे ज्यादा भी है और कुछ और भी है। तो इसको स्किनर को आप याद रखना। एक तो ये उत्तरोत्तर सामंजस्य अधिगम गांव में उतर रहा था और यंत्रों को प्रस्तुत नहीं कर रहा था। याद रखना,
स्किनर कहाँ पर उतर रहा था? सामंजस्य अधिगम गांव में उतर रहा था और अपने यंत्रों को प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहा था, यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहा था अपने अधिगम का। फिर इसके बाद अगली परिभाषा आती है मर्फी की। मर्फी क्या कहते हैं? अनुभव और व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन करना ही क्या है? अधिगम है। अनुभव जो अपन ने प्राप्त किए हैं और उनको व्यावहारिक दृष्टिकोण जो हमारा है उनको परिमार्जित करना ही क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा है? मर्फी ने। हम अपन गेट के माध्यम से क्या प्राप्त कर रहे थे? अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, और यहाँ पर मर्फी क्या कह रहा है? अनुभव और व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन करना ही क्या है? अधिगम है। तो मर्फी के अनुसार अधिगम क्या है? मार्जन है। पैसा कमाना, मार्जन कमाना। तो याद रखिएगा मर्फी के अनुसार अधिगम क्या है? मार्जन, परिमार्जन, जैसे भी आप याद रखो। मर्फी के अनुसार अधिगम क्या है? मार्जन है। और गेट के द्वारा अपन क्या प्राप्त करे थे? अनुभव और प्रशिक्षण। और मर्फी के अनुसार अधिगम क्या है? परिमार्जन या मार्जन है। अगली परिभाषा आती है हिलगार्ड की। हिलगार्ड ने क्या कहा है? नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना या अनुकूलित करना ही क्या है? अधिगम है। नई परिस्थितियों में अपने आप को उसके अनुकूल बना लेना या उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेना ही क्या है? अधिगम है। हिलगार्ड ने कहा है कि अधिगम नवीन परिस्थितियों में खुद को ढालना है। याद रखिएगा हिलगार्ड ने क्या कहा है? अधिगम नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना है। तो ये आपकी अधिगम की परिभाषाएं होगी। आपको वापस में रिपीट करके पूछता हूं, बताइएगा आप, वुडवर्थ ने क्या कहा है? नवीन प्रतिक्रियाओं और नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम में किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। फिर इसके बाद स्किनर आया था। स्किनर कहाँ उतर रहा था? सामंजस्य अधिगम गांव में स्किनर उतर रहा था और अपने यंत्रों को प्रस्तुत नहीं कर रहा था, अधिगम वाले यंत्रों को प्रस्तुत नहीं कर रहा था। ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। फिर इसके बाद आई थी परिभाषा ज्ञान और अभिवृत्ति की शादी करो रे। किसने कहा था? कौन है ज्ञान और अभिवृत्ति की शादी कौन करा रहा था? क्रो एंड क्रो करा रहे थे। फिर इसके बाद कौन आया था? गिलफर्ड आया था। गिलफर्ड से अपन अच्छा व्यवहार करेंगे तो गिलफर्ड भी हमसे अच्छा व्यवहार करेगा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। फिर अपन अनुभव और प्रशिक्षण किसके द्वारा प्राप्त कर रहे थे? गेट के माध्यम से। तो गेट्स के अनुसार क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा था? गेट्स ने। फिर इसके बाद कौन आया था? थार्नडाइक आया था। थार्नडाइक क्या कहता है? सीखना, संबंध स्थापना। सीखना, संबंध स्थापित करना है, और संबंध स्थापना का कार्य कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। फिर इसके बाद स्किनर आए थे वापस। उन्होंने क्या कहा था? अधिगम केवल यंत्रों का प्रस्तुतिकरण ही नहीं है। तो याद रखना स्किनर का हो गया। फिर इसके बाद मर्फी महोदय आए थे। मर्फी ने क्या कहा था? अधिगम क्या है? मार्जन है, पैसा कमाना है। अनुभव द्वारा और व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन करना है अधिगम में किसने कहा था? मर्फी ने। तो मर्फी से याद रखना मर्फी, मार्जन। फिर इसके बाद कौन आए थे? अपने हिलगार्ड आए थे। हिलगार्ड ने क्या कहा था? अपने आप को अधिगम की परिस्थिति के अनुसार ढालना, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना या अनुकूलित करना ही क्या है? अधिगम है। तो हिलगार्ड की परिभाषा भी आप याद रखिएगा। नई परिस्थितियों में अपने आप को ढालना क्या है? अधिगम है। ये अपन की परिभाषा हो गई। टोटल 9 परिभाषाएं हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपनी अंतिम परिभाषा है क्रोनबेक की। क्रोनबेक क्या कहता है? अधिगम जो है अनुभवों का संगठन है जो व्यक्ति के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। तो क्रोनबेक की परिभाषा आप कैसे याद रखोगे? अनुभवों का संगठन ही अधिगम है। किसने कहा है? क्रोनबेक ने। अनुभवों का संगठन किसने कहा है? अधिगम को क्रोनबेक ने कहा है। तो क्रोनबेक के अनुसार अधिगम अनुभवों का संगठन है। जहां तक मुझे लगता है आपको परिभाषाएं याद हो चुकी होगी अधिगम की। अगर आपको याद हुई तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब अपन बात करते हैं अधिगम के प्रकारों के बारे में। तो अधिगम कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का अधिगम होता है। पहला होता है संज्ञानात्मक अधिगम, जो किससे संबंधित होता है? ज्ञान से संबंधित होता है। दूसरा होता है क्रियात्मक अधिगम, जो कि क्रिया से संबंधित होता है। और तीसरा होता है भावात्मक अधिगम, जो कि भाव से संबंधित होता है। तो ये 3 प्रकार के अधिगम होते हैं, याद रखिएगा। अब अपन बात करते हैं अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। पहला सिद्धांत आता है थार्नडाइक का। अधिगम के सिद्धांतों में से 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आप याद रखिएगा। अधिगम के सिद्धांत में से पहला आता है थार्नडाइक का सिद्धांत। थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। और इन्होंने 1911 में कौन सी पुस्तक लिखी थी? एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थार्नडाइक ने 1911 में लिखी थी, 1911 में। थार्नडाइक जो है ये प्रथम मानव व्यवहारवादी और प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम मानव व्यवहारवादी कौन है, तो वो है थार्नडाइक। और प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है, तो वो भी है थार्नडाइक। थार्नडाइक ने सीखने के नियम प्रतिपादित किए थे, जो अपन देखते हैं
प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तो इन्होंने सीखने के नियम प्रतिपादित किए थे थार्नडाइक ने, और इन्होंने किस पर प्रयोग किए थे ये भी पूछा जाता है कि थार्नडाइक ने भूख की बिल्ली पर प्रयोग किए थे। बिल्ली पर प्रयोग किए थे थार्नडाइक ने, और कुत्ते पर प्रयोग किए थे पावलोव ने, और कबूतरों पर प्रयोग किए थे स्किनर ने। तो इन्होंने याद रखना, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किसने किए थे? थार्नडाइक ने। फिर इसके बाद आता है भूख क्या होती है? भूख एक स्वाभाविक उत्तेजना होती है, ना कि उद्दीपक। और भूखी बिल्ली जो उछल कूद करती है भोजन को देख के, वो क्या है? उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो याद रखिएगा, भूख क्या है? एक स्वाभाविक उत्तेजना है, रोटी देखकर उत्तेजना होती है, स्वाभाविक उत्तेजना होती है, ना कि उद्दीपक है भूख। भूखी बिल्ली द्वारा रोटी देखकर उछल कूद करना क्या है? उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब अपन देखते हैं कि थार्नडाइक ने जो नियम प्रतिपादित किए थे सीखने के, उनमें से कौन कौन से नियम है? तो मुख्य नियम है और गौण नियम है। थार्नडाइक द्वारा जो सीखने के नियम प्रतिपादित किए गए थे उसमें से मुख्य नियम तो 3 है। पहला आता है मुख्य नियम, जो कितने हैं? 3 हैं। और गौण नियम जो है, वो गौण नियम कितने हैं? 5 है। याद रखना, पूछा जाता है गौण नियम कितने हैं? 5 हैं। और मुख्य नियम है 3। और टोटल इन्होंने मुख्य और गौण कितने नियम प्रतिपादित किए थे? 8 नियम प्रतिपादित किए थे, मुख्य और गौण सहित। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मुख्य नियम। 3 मुख्य नियम है। पहला आता है अभ्यास का नियम, और दूसरा आता है तत्परता का नियम, और तीसरा आता है प्रभाव का नियम। पहला अपन देखते हैं अभ्यास के नियम में। अभ्यास के नियम को क्या कहते हैं? आवृत्ति का नियम, अर्थात बार बार दोहराना। दोहराना मतलब आवृत्ति, तो अभ्यास का नियम या आवृत्ति का नियम। अभ्यास से क्या आता है? अभ्यास से अपन कोई भी कार्य बार बार कर रहे हैं तो उसमें अपन पूर्णता हासिल कर लेते हैं, उसमें अपन सक्षमता हासिल कर लेते हैं। तो अभ्यास में क्या आती है? अभ्यास से कार्य में पूर्णता आती है। और थार्नडाइक के अनुसार किसी उपयोगी कार्य को बार बार करने से उद्दीपक अनुक्रिया का बंध जो होता है वो मजबूत होता है, तथा कार्य में क्या आता है? स्थायित्व आता है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ये इसका उदाहरण है। और अभ्यास के कितने नियम हैं? 2 उपनियम है अभ्यास के। पहला आता है उपयोगिता का नियम, और दूसरा आता है अनुपयोगिता का नियम। इसके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो याद रखना आप। यदि आप प्राथमिक स्तर पर गणित के अध्यापक हैं तो बालक को सिखाने के लिए थार्नडाइक के कौन से नियम का पालन करेंगे? ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना इसको। यदि आप प्राथमिक स्तर पर गणित के अध्यापक हैं तो बालक को सिखाने के लिए थार्नडाइक के कौन से नियम का उपयोग करेंगे? तो अभ्यास का नियम। जाहिर है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए गणित सिखानी है तो गणित सिखाने के लिए उनको क्या कराना पड़ेगा? बार बार सवालों का अभ्यास कराना पड़ेगा। तो कौन सी नियम का पालन करेंगे हम? प्राथमिक स्तर पर गणित के लिए बालक को सिखाने के लिए अभ्यास के नियम का पालन करेंगे। फिर इसके बाद आता है अगला नियम, आता है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है? ये यदि किसी कार्य को करने में व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से तत्पर हैं और उसको कार्य करने में आनंद आता है, जबकि विपरीत स्थिति कष्टप्रद होती है तथा असंतोष को जन्म देती है। यदि हम किसी कार्य को मानसिक और शारीरिक रूप से तत्पर होकर कर रहे हैं तो हमें क्या होगा? उस कार्य में आनंद आएगा। लेकिन यदि हम उसके विपरीत किसी कार्य को विपरीत परिस्थिति में कर रहे हैं, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से अपन उसके लिए तैयार नहीं है, तो वो स्थिति हमारे लिए क्या होगी? कष्टप्रद होगी तथा हमारे लिए असंतोष को जन्म देगी। तो याद रखना तत्परता के नियम को। वुडवर्थ ने तत्परता के नियम को क्या कहा है? मानसिक तैयारी का नियम कहा है। याद रखना, वुडवर्थ ने तत्परता के नियम को क्या कहा है? मानसिक तैयारी का नियम कहा है। कक्षा में शिक्षण करवाने से पहले एक शिक्षक को सबसे पहले बालक को मानसिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित या तत्पर होकर जाना चाहिए, या खुद को भी तत्पर होना चाहिए और बालकों को भी तत्पर करना चाहिए। तो याद रखिएगा, कक्षा में शिक्षण करवाने से पहले एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालक को मानसिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित या तत्पर करना चाहिए। अब इससे कौन सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में? आप घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हैं लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कहावत का संबंध थार्नडाइक के कौन से नियम से होगा? तो वो कौन सा नियम होगा? तत्परता का नियम। अगर वो घोड़ा मानसिक और शारीरिक रूप से पानी पीने के लिए तत्पर होगा तो वो पानी पिएगा, और नहीं होगा तत्पर, मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा पानी पीने के लिए, तो वो नहीं पिएगा। आप उसको तालाब के पास ले जा सकते हो घोड़े को, लेकिन अगर वो प्यासा है तो ही वो पानी पिएगा, वरना वो नहीं पिएगा। तो इस नियम का संबंध, कहावत का संबंध थार्नडाइक के कौन सी नियम से है? तत्परता के नियम से है। फिर इसके बाद अगला नियम आता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? जब किसी कार्य का परिणाम संतोषजनक होता है तो व्यक्ति उस कार्य को बार बार करता है, लेकिन यदि कार्य का परिणाम असंतोषजनक होता है तो व्यक्ति कार्य करना छोड़ देता है। जैसे कोई कार्य कर रहा है अपन, उसको करने के बाद हमें जो सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं तो अपन उस कार्य को क्या करेंगे? बार बार करेंगे। लेकिन अगर किसी कार्य का परिणाम हमें
निराशा हाथ लग रही है, वो उस कार्य में अपन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या होगा, कार्य का परिणाम क्या होगा, असंतोषजनक होगा और अपन क्या करेंगे, उस कार्य को करना छोड़ देंगे। तो ये थार्डनाई का कौन सा नियम कहलाएगा, प्रभाव का नियम कहलाता है। फिर इसके बाद इसके उदाहरण देखिए आप, इससे असंतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। ये प्रभाव का जो नियम है थार्डनाई का, इसे क्या कहते हैं अपन, संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं तथा परिणाम का नियम भी कहते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है कि संतोष और असंतोष का नियम कौन सा है थार्डनाई का, तो वो है प्रभाव का नियम। यदि किसी कार्य में अपन सफल हो रहे हैं तो हमें संतोष प्राप्त होगा, और अगर वही कार्य हमें फेल कर रहा है या अपन उस कार्य में सक्षम नहीं हो रहे तो अपन उस कार्य को करना छोड़ देंगे। तो इस नियम को क्या कहते हैं, प्रभाव के नियम को संतोष और असंतोष का नियम कहते हैं तथा परिणाम का नियम भी कहते हैं। इसका जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि सफलता से ही सफलता मिलती है, इस कहावत की पुष्टि थार्डनाई के कौन से अधिनियम से होती है, तो वह प्रभाव या परिणाम के नियम से होती है। याद रखिएगा, सफलता से ही सफलता मिलती है, इस कहावत की पुष्टि थार्डनाई के प्रभाव या परिणाम के नियम से होती है, और इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। फिर आता है उपलब्धि अभिप्रेरणा, जो है प्रभाव के नियम के अंतर्गत आती हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा जो होती है वो अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ये किसके अंतर्गत आती है, कौन से नियम के अंतर्गत आती हैं, प्रभाव के नियम के अंतर्गत आती हैं। ये तो हो गए आपके मुख्य नियम। थार्डनाई के मुख्य नियम कितने हैं, 3 हैं। अब आते हैं गौण नियम। मुख्य नियम तो 3 थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अब आते हैं गौण नियम, जो कितने हैं, 5 गौण नियम हैं। सबसे पहला आता है बहु प्रतिक्रिया का नियम। व्यक्ति जो होता है सीखने के लिए किसी उद्दीपक के प्रति बहुत सारी अनुक्रिया करता है। अगर उसको कोई कार्य सीखना है तो उस कार्य के प्रति वो बहुत सारी अनुक्रिया करेगा। बार बार सफल अनुक्रिया करने पर वो क्या करता है, सीख जाता है, और इस सफल अनुक्रिया का नाम ही क्या है, अभ्यास है। तो थार्डनाई का जो अधिगम सिद्धांत है वो कौन से नियम पर आधारित है, बहु प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, यानी बार बार अभ्यास के नियम पर आधारित है। तो याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है कि थार्डनाई का जो अधिगम सिद्धांत है वो कौन से नियम पर आधारित है, तो बहु प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित, अर्थात अभ्यास के नियम पर आधारित। ये पहला गौण नियम है, बहु प्रतिक्रिया के नियम। तो अधिगम सिद्धांत जो है थार्डनाई का वो बहु प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है कि व्यक्ति सीखने के लिए बहुत सारी अनुक्रिया करता है और बार बार प्रयास करने पर वो सफल अनुक्रिया करना सीख जाता है, और इस सफल अनुक्रिया का नाम ही क्या है, अभ्यास। तो थार्डनाई का अधिगम सिद्धांत बहु प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। फिर दूसरा गौण नियम जो आता है वो कौन सा है, आंशिक क्रिया का नियम। व्यक्ति की कोई भी अनुक्रिया पूर्ण के प्रति ना होकर अंश के प्रति होती है। मतलब व्यक्ति अगर किसी चीज के बारे में अनुक्रिया कर रहा है किसी कार्य के प्रति, तो पूर्ण के प्रति ना होकर, पूरी ना होकर उस कार्य के प्रति टुकड़ों के रूप में होती है। अर्थात थार्डनाई के अनुसार विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है वो किसमें करना चाहिए, अंशों में करना चाहिए, टुकड़ों में करना चाहिए, क्योंकि बालक का मस्तिष्क पूर्ण रूप को ग्रहण करने में असहज होता है और इस मानसिक थकान का प्रभाव उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो थार्डनाई का आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि विषय वस्तु जो होती है उसका प्रस्तुतिकरण बालक के सामने टुकड़ों के रूप में करना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, अंशों के रूप में, जिससे क्या होगा, बालक उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएगा और मानसिक थकान का प्रभाव उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि थार्डनाई का आंशिक प्रतिक्रिया का नियम जो है कौन से सूत्र की ओर, शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन करता है। तो थार्डनाई का आंशिक प्रतिक्रिया का नियम जो है वो तो करता है अंश से पूर्ण की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन करता है। याद रखिएगा, थार्डनाई क्या कहते हैं, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण अंश से पूर्ण की ओर होना चाहिए। तो थार्डनाई का आंशिक प्रतिक्रिया का नियम जो है ये अंश से पूर्ण की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन करता है। फिर इसके बाद आता है तीसरा गौण नियम, मनोवर्ती या मानसिक दशा का नियम। मनोवर्ती या मानसिक दशा का नियम क्या कहता है कि किसी भी कार्य या समस्या के प्रति हमारा अगर सकारात्मक दृष्टिकोण है तो हम उसे क्या करते हैं, शीघ्रता से सीखते हैं, और यदि नकारात्मक दृष्टिकोण है तो अधिगम क्या होता है, धीमी गति से होता है। अगर हम किसी भी कार्य को करने के प्रति तत्पर हैं और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस कार्य को शीघ्रता से सीखने का ट्राई करेंगे। यदि हम उसी कार्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे, तो अधिगम क्या होगा, धीमी गति से होगा और उसमें अधिगम सीखने में मजा भी नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन इस रूप से बनता है कि मनोवर्ती से संबंधित शिक्षण के 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं। मनोवर्ती से संबंधित शिक्षण के 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, शिक्षक, विषय वस्तु और संस्थान, ये 3 पक्ष जो हैं ये तो मनोवर्ती से संबंधित होते हैं। याद रखिएगा, शिक्षक, विषय वस्तु और संस्थान जो हैं ये मनोवर्ती से संबंधित होते हैं, शिक्षण के 3 पक्ष। और अभिवर्ती की आपसे पूछ लिया जाए कि अभिवर्ती से संबंधित शिक्षण के 3 पक्ष कौन कौन से हैं, तो उसमें होता है शिक्षक,
शिक्षार्थी और विषय वस्तु। ये हैं अभिवर्ती से संबंधित शिक्षण के तीन पक्ष, शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु। जबकि मनोवर्ती से संबंधित शिक्षण के तीन पक्ष कौन कौन से हैं? शिक्षक, विषय वस्तु और संस्थान। याद रखिएगा आप। अगला नियम आता है गौण नियम में आत्मीकरण का नियम या तादात्मीकरण का नियम। ये नियम क्या कहता है कि जब व्यक्ति सीखने के लिए पूर्व ज्ञान का संबंध जो है नवीन ज्ञान से स्थापित करता है तो इसे क्या कहते हैं? आत्मीकरण या तादात्मीकरण का नियम कहते हैं। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर सीखने का प्रयास करता है व्यक्ति, तो उसको क्या कहते हैं? आत्मीकरण या तादात्मीकरण स्थापित करना। इसका क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र जो है थार्नडाइक के कौन से नियम पर आधारित हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र जो है वो थार्नडाइक के आत्मीकरण या तादात्मीकरण के नियम पर आधारित हैं। इसका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रस्तावना कौशल जो है वो थार्नडाइक के कौन से नियम पर आधारित है? प्रस्तावना में अपन क्या करते हैं? पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से स्थापित करते हैं, तो वो कौन सा नियम आएगा? आत्मीकरण का नियम। इसी प्रकार अपन ने तत्परता का नियम पढ़ा था, इसमें आएगा क्वेश्चन कि प्रश्न कौशल जो है थार्नडाइक के कौन से अधिगम नियम पर आधारित हैं? तो प्रश्न कौशल थार्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित हैं, जबकि प्रस्तावना प्रश्न जो है थार्नडाइक के कौन से अधिगम नियम पर आधारित हैं? आत्मीकरण के नियम पर आधारित हैं, क्योंकि आत्मीकरण के नियम में क्या करते हैं? पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से स्थापित करते हैं, और प्रस्तावना में भी अपन यही करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रश्न कौशल तो है तत्परता के नियम पर आधारित, और प्रस्तावना प्रश्न जो है ये आत्मीकरण के नियम पर आधारित हैं। अंतिम गौण नियम आता है थार्नडाइक का संबंध साहचर्य का नियम। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। संबंध साहचर्य का नियम को क्या कहते हैं अपन? संबंध परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति एक उद्दीपक के प्रति जैसी अनुक्रिया करता है, उद्दीपन परिवर्तित हो जाने के बाद भी वैसी ही अनुक्रिया का होना संबंध साहचर्य कहलाता है। आपको उदाहरण के माध्यम से समझ में आ जाएगा अभी क्या कह रहा है ये, कि व्यक्ति एक उद्दीपक के प्रति जैसी अनुक्रिया करता है, अगर उद्दीपन को ही हटा लिया जाए, अगर उद्दीपन ही चेंज हो जाए फिर भी वो वैसी ही अनुक्रिया करे, तो वो क्या कहलाएगा? संबंध साहचर्य कहलाएगा। इसके उदाहरण के माध्यम से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक बालक है, अगर उस बालक का निधन हो गया है तो बालक के निधन पर माँ का उसके खिलौनों और वस्तुओं से वैसे ही प्रेम करना जैसे वह बालक से करती थी, थार्नडाइक के कौन से अधिगम नियम पर आधारित है? तो वो कौन सा नियम है? संबंध साहचर्य का नियम। बालक था, बालक से माता प्रेम करती थी, लेकिन बालक के निधन हो जाने के बाद भी बालक की माँ द्वारा उसके खिलौनों और वस्तुओं से वैसे ही प्रेम करना जैसे वह बालक से करती थी, कौन से अधिगम नियम पर आधारित होगा? थार्नडाइक के संबंध साहचर्य के नियम पर आधारित होगा। यदि किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया की जाती है और उस उद्दीपक को हटाने के बाद भी उसी प्रकार के अनुक्रिया का होना कौन से नियम को दर्शाता है? संबंध साहचर्य के नियम को दर्शाता है। तो ये आपका ये गौण नियम कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखते हैं थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के उपनाम क्या है। थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के उपनाम है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। याद रखना, इन उपनामों से भी क्वेश्चन आता है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसका है? थार्नडाइक का। और इसको प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, एसआर थ्योरी भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टिमुल्स रेस्पॉन्स। स्टिमुल्स रेस्पॉन्स थ्योरी है थार्नडाइक की, और रेस्पॉन्स स्टिमुल्स थ्योरी किसकी है? स्किनर की। एसआर थ्योरी तो है थार्नडाइक की, और आरएस थ्योरी किसकी होगी? स्किनर की होगी। उसमें पहले अनुक्रिया की जाएगी और उसके बाद उसको रेस्पॉन्स मिलेगा। फिर इसके बाद संबंधवाद या संयोजनवाद का सिद्धांत भी है थार्नडाइक का। सीखने का आवर्ती सिद्धांत भी कहते हैं इसको, थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को। और थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जो है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहलाता है। तो ये 7 उपनाम है थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के। एसआर थ्योरी अर्थात स्टिमुल्स रेस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और उसका स्किनर का क्या होगा? सबसे पहले उसमें रेस्पॉन्स दिया जाएगा और फिर अनुक्रिया होगी। याद रखिएगा, रेस्पॉन्स पहले दिया जाएगा स्किनर के सिद्धांत में और बाद में अनुक्रिया होगी। और इसमें क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद या संयोजनवाद, सीखने का आवर्ती सिद्धांत, और बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी थार्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है। तो ये 7 उपनाम है इसके। और थार्नडाइक ने जो प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे। और इस सिद्धांत में उद्दीपक क्या थी? बिल्ली के लिए मछली थी। याद रखिएगा, थार्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक क्या थी? मछली थी। और किसने किस पर प्रयोग किए थे? बिल्ली पर प्रयोग किए थे, भूखी बिल्ली पर। और उसके लिए उद्दीपक क्या थी? बिल्ली के लिए मछली थी। और प्रतिक्रिया क्या हुई थी थार्नडाइक के सिद्धांत में? बिल्ली द्वारा लीवर का दबाना। एक बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर रखा था और बॉक्स को खोलने के लिए क्या लगा रखा था? एक लीवर लगा रखा था। और बिल्ली के सामने यहाँ पर मछली टांगी हुई थी। तो भूखी बिल्ली मछली को देखकर उछल कूद करती है और
मछली को खाने के लिए क्या करती हैं, लीवर को दबाती हैं। तो बार बार अभ्यास करने से वो लीवर को खोलना सीख जाती हैं और उसके बाद मछली उसको प्राप्त हो जाती हैं। तो थार्नडाइक के सिद्धांत में उद्दीपक क्या थी, मछली थी, और उसकी बिल्ली के द्वारा प्रतिक्रिया क्या हुई, लीवर का दबाना। तो यह आपका हो गया थार्नडाइक का पहला सिद्धांत। याद रखिएगा इसको, उपनाम याद रखिएगा, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी, स्टिमुल्स रेस्पॉन्स थ्योरी, संबंधवाद या संयोजनवाद भी कहते हैं इसको, सीखने का आवर्ती सिद्धांत, और बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं और वीडियो भी देखते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा और आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे आपको। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं नए टॉपिक्स में। जय हिंद, जय भारत।